नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुबानी जंग की रिले रेस जारी है। तरह तरह के शब्दों से विरोधियों को छलनी करने की कोशिश जारी। खबरदार में आज हम आपको यूपी की लड़ाई में हो रही अभूतपूर्व बयानबाजी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सैफई की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो समाजवादी कुनबे के एक दिवसीय सीज फायर का सबूत लग सकता है। सैफई में आज पूरा का पूरा मुलायम परिवार शिवपाल यादव के पक्ष में मतदान करने उतरा, लेकिन इस पारिवारिक एकजुटता में भी जगह जगह दरार दिखी गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। कुछ दिक्कत नहीं हुई पॉलिटिक्स में। बयान बगैर नेताजी कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। देखिए हमारे सब ठीक है। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे की सोचें। कोई कलह नहीं है और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है। हम जो है परिवार हैं। मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। प्रतीक और अखिलेश मेरी दो आंखें हैं। ये मुलायम फैमिली की हैप्पी इलेक्शन वाली तस्वीरें हैं। इस फैमिली को अभी तक आपने सैफई महोत्सव में संगीत का आनंद लेते हुए ही साथ देखा होगा या फिर फैमिली फंक्शन है। आज ना तो गीत संगीत का कोई कार्यक्रम था, ना पारिवारिक मिलन समारोह। आज का ये एकता प्रदर्शन उस चुनावी वोट की मजबूरी थी जिससे शिवपाल की जीत हार जुड़ी है। वो अपना हमला करेंगे। मुलायम का सैफई आना जरूरी था। छोटे भाई शिवपाल की छत्रछाया तो नेताजी से ही है। मुलायम के साथ उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता भी आई और छोटी बहू अपर्णा यादव भी। इन दोनों की मौजूदगी से तस्वीरों की रंगत थोड़ी गहरी हो गई। भाभी बहू दोनों ने कहा परिवार में सब सकुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। साधना गुप्ता को आज पहली बार कैमरे के सामने खुलकर बोलते देखा गया। प्रतीक और अखिलेश को अपनी दो आंखें बताकर साधना गुप्ता ने ये भी साफ कर दिया कि सियासी परिवार की आंखें अलग किस्म की होती हैं और लक्ष्य से कभी नहीं भटका करती। साधना गुप्ता पर दबी जुबान में कई आरोप इधर लगते रहे हैं। आज साधना गुप्ता ने अखिलेश के प्रति अपनी भावना का प्रदर्शन किया। वोट देने मुलायम के अपने और चचेरे भाई भी आए, जिनमें परिवार के प्रोफेसर साहब यानी रामगोपाल यादव भी थे, जो शिवपाल मुलायम की आंखों में खास तौर पर खटकते रहे हैं। कुछ दिक्कत नहीं हुई पॉलिटिक्स में। बयान बगैर नेताजी कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा पर्चा खर्चा के लिए कर रहे थे। नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। वहाँ तरह तरह की बातें हो रही हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, उसी घरवाने में लगे हुए लोग। कोई नहीं लड़ रहा है, ये सब झूठ है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सर, ये जो समाजवादी पार्टी में परिवार में जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है उसका असर इस चुनाव में देखना पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, अब कुछ नहीं पड़ेगा। अखिलेश मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं पड़ेगा। सैफई में भाईचारा की गंगा बह रही थी। शिवपाल की आंखों को जिनका इंतजार था वो भी आए। अखिलेश और डिम्पल दोनों ने कहा परिवार पटरी पर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी। चाचा जी, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे की सोचें। नए दौर में नहीं करना। Let's be progressive and let's think about the future. अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं। शिवपाल को जीत दिलाने तीसरी पीढ़ी भी बूथ तक पहुंची तो परिवार की एकता दौड़ और परवान चढ़ी।
कोई कलह नहीं है, और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का परिवार एक है और सब बहुत मजबूत हैं। कहा जा रहा है धर्मेंद्र भाई कि यहाँ समाजवादी से लड़ रही है। नहीं, कोई समाजवादी लड़ रही, समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान पे सब लोग समर्थन में है। अंतर कला सब खत्म हो गई है, कोई कला नहीं है, जो साइकिल का उम्मीदवार है वही यहाँ पे विनर है। झगड़ा नुकसान तो नहीं देगा? ये झगड़ा बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, जो झगड़ा तो सारा खत्म हो गया, परिवार सब एक है। कुल मिलाकर मुलायम परिवार के 11 सदस्यों ने आज एक के बाद एक सैफई के इस बूथ पर मतदान किया। मौका तो सिंगल फ्रेम में संपूर्ण फैमिली की तस्वीर का बनता था, लेकिन वो मौका मिस हो गया। छोटे बड़े मंझोले सभी आए, लेकिन हम साथ साथ हैं वाली फील नहीं आ पाई। सुबह 7:55 पर अभयराम सिंह यादव आए, जो कि मुलायम के सगे भाई हैं। 8:30 पर चचेरे भाई रामगोपाल यादव आए। 9 बजे एक और भाई राजपाल यादव आए। 9:45 पर मुलायम के बेटे प्रतीक यादव आए। 9:57 पर धर्मेंद्र यादव के साथ अखिलेश यादव आए। 10:45 पर रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव आए। 11:45 पर साधना गुप्ता अपनी बहू अपर्णा यादव के साथ आई। 11:46 पर शिवपाल यादव अपनी पत्नी के साथ आए। 11:50 पर मुलायम सिंह का आगमन हुआ। 12:17 पर रामगोपाल की पत्नी के साथ डिंपल यादव आई। सब आए, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे या नहीं। आप इसके बाद जाएंगे दूसरों के लिए प्रचार करने? इस पे अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। ये लक्षण ठीक नहीं है। परिवार का अंदरूनी मर्ज लगता है इतनी जल्दी ठीक होने नहीं जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुलायम के इतने बड़े कुनबे का क्या होगा। यूपी में सरकार नहीं बनी तो कुनबे का भविष्य क्या होगा। कुमार अभिषेक और कुमार विक्रांत के साथ अहमद अजीम, सैफई, आज तक। खबरदार में अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में हौसले पस्त करने वाली जुबानी जंग का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस जंग में मुद्दे नहीं, एक दूसरे को अपमानित करने की मंशा जीतती हुई दिखाई दे रही है। और चिंता वाली बात यह है कि इस जंग में मोदी और अखिलेश राहुल जैसे सूरमा भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। ये दो खुनवों का गठबंधन नहीं है, 1.5 युवा नेताओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश में सरकार ला रहा है। आप देख लेना, 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। तीसरा दौर आते आते यूपी का चुनाव आग का दरिया बनता जा रहा है। हौसले पस्त करने वाले हमले हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जवाब दिया जा रहा है। इन हमलों से चुनावी हवा हर रोज से पहले से ज्यादा गर्म होने वाली है। आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा, सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था। कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जाने दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। ये नए जमाने का चुनावी मुकाबला है, तकनीकी का जमाना है, इसलिए हमला होते ही लगे हाथों हिसाब बराबर कर लिया जाता है। इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई जाती। सपा वाले कहते थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, 2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया। बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को बोलते बोलते पानी याद आ जाए और
पसीने पहुंचने के लिए जरूरत पड़ जाए रुमाल की, तो सोचो उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसीना छुड़वाएगी 7 चरणों बाद। जो काम करने राहुल और अखिलेश ने आज झांसी में रैली की तो मोदी को जवाब देने की कुछ जिम्मेदारी राहुल गांधी ने भी निभाई। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। चुनाव के बाद मोदी जी वापस जाएंगे दिल्ली और आप देख लेना 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। 3 चरण के बाद 209 सीटों की किस्मत जनता ने तय कर दी है, लेकिन नेताओं के दावे को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। भाजपा सरकार बना पाएगी यूपी में सर? केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। तीसरे चरण की 69 सीट में से 55 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को है। 12 जिले के 53 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 7 चरण आते आते जुबानी हमले की तपिश 7वें आसमान पर होगी। आज तक खबरदार में अब हम आपको अखिलेश यादव का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे जिससे आपको अखिलेश के चुनावी एजेंडे को समझने में मदद मिलेगी। ये इंटरव्यू हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की लोकेशन पर रिकॉर्ड किया है, जिसे अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के सिंबल के तौर पर पेश कर रही है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनका चुनावी दावा है काम बोलता है। तो उसी काम का जायजा लेने के लिए आज हम लोग लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हैं, जहां पर ये रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है और हम निकले हैं साइकिल राइड पे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री साहब 2.5 साल पहले भी साइकिल चलाई थी आपके साथ? हाँ, मैं तो 2.5 साल पहले भी चलाई, तो लगातार हम साइकिल चला रहे हैं। साइकिल आप चला रहे हैं। ये रिवर फ्रंट मुझे याद दिलाता है साबरमती नदी का, गुजरात में। लगता है कि मोदी की तर्ज पे आप भी उसी तरह से विकास करने के दावे कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ये लखनऊ का गोमती का किनारा पूरे लखनऊ को जोड़ने वाला है, पुराने नए लखनऊ को जोड़ देगा। इसके आसपास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। कम से कम शहर के अंदर जो नदी बहे, आने वाले समय में साफ़ सुथरी बहे, ये हमारे लिए बड़ी चैलेंज है। और चुनौती इसलिए है क्योंकि शहर जब बसा होगा तब इस बात के लिए नहीं प्लानिंग हुई होगी कि पूरा का पूरा नाला का पानी कहाँ जाए, तो सभी नदी में आ रहा। तो उन नालों को लेकर के उनका गंदा पानी साफ करके ही गोमती में जाएगा। नहीं, पर एक जो बहुत बड़ा सवाल आपके विकास के मॉडल को लेकर उठ रहा है, कई दिनों से अब हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वो ये कि आपने पिछले 5 सालों में कुछ शोपीस प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। जैसे एक आपका वो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे, एक आपने ये गोमती का रिवर फ्रंट। लोग कहते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है, एक एक्सप्रेसवे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, कि मतलब आपने दिखाने के लिए कुछ कर दिया। नहीं, मैं ये कहूँगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में संतुलित विकास करने का काम किया है। और मैं तो शहर बता सकता हूँ कहाँ समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अगर एक्सप्रेसवे की बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि 50 जिला मुख्यालयों को मैंने जोड़ा है 4 लेन हाईवे से। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ा हो। नहीं तो ये बताएं राहुल, अब पहले आप साइकिल अकेले चला रहे थे, अब इंडिया टुडे के कवर में दिखाया राहुल आपके पीछे साइकिल पे बैठे हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से राहुल के साइकिल पे बैठने से कहीं बोझ तो नहीं पड़ गया साइकिल का? क्योंकि साइकिल पे आपने बिठाया फोटो में। हाँ। और मैं समझता हूँ अगर मैं फोटो छापता उस तरह की, तो अब तो 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। हाँ। उसमें 2 लोग पेडल अलग अलग भी मार सकते हैं, वैसी साइकिल आती है। पर जब 2 लोग पेडल मारते हैं तो उसका संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल है। यूरोप में मैंने चलाई है ऐसी साइकिल। देखिए, साइकिल का संतुलन बनाना यही हमारी कामयाबी है। बार बार पीएम भी कह रहे थे, अमित शाह साहब भी कह रहे थे कि जो कैरेक्टर्स थे जिनके खिलाफ मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि किसी का टिकट आपने काटा या किसी को आपने अपने कैबिनेट से हटाया, गायत्री प्रजापति हो या कोई और हो, वो सारे के सारे तो अभी भी आप ही की टिकट पे सवार हैं। तो अब क्या गारंटी है कि जो आपका बैगेज था, जो बोझ था पिछले इलेक्शन का, वो आप अगर जीतते हैं तो बरकरार नहीं रहेगा? देखिए, प्रजापति के खिलाफ जांच नहीं है,
इस बारे में चार्जेस बहुत संगीन है। नहीं तो नहीं नहीं आपने हटाया क्यों फिर अपने कैबिनेट मैं से? ये बताता हूँ, जो माइनिंग के ऊपर चार्जेस हैं, इलीगल माइनिंग नहीं, ये माइनिंग मंत्री के ऊपर चार्जेस नहीं है। चार्जेस बात के हैं कि क्या इलीगल माइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ वो जांच देखनी चाहिए उनको, और जांच के बाद ही किसी पे आरोप लगेंगे। आज प्रजापति पे आरोप नहीं लगा हुआ है। नहीं सर, पर अगर आप टिकट दे रहे हैं, हो सकता है आप फिर से मंत्री बना दें उनको। कम से कम मैंने बहुत से लोगों को रोका तो सही। नहीं, पर ये कैरेक्टर्स तो अभी भी हैं। रोका तो सही हमने बहुत लोगों को। नहीं, ये आपकी बात सही है, आपने कुछ को रोका, लेकिन ये लोग तो अभी भी आपके टिकट पे लड़ रहे हैं ना सर? नहीं, हमारे इस टिकट पे नहीं लड़ रहे हैं, एक प्रजापति जरूर लड़ रहे हैं। हाँ जी। और आप सोचिए समाजवादी पार्टी को कितना हम साफ कर सकते थे। एक सेकंड रुकते हैं सर, साइकिल को ब्रेक भी लेनी होती है थोड़ी थोड़ी। कई बार बहुत सारे फैसले और बहुत सारे रिजल्ट देने के लिए समय लगता है। अखिलेश जी, एक जो मैंने खूब चर्चा सुनी, खास तौर से जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अपनी चुनावी यात्रा पर, वो ये कि इंटरनल सैबोटाज, मतलब अंदर से ही आपको नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी चिंता है आपको। कितनी चिंता है इसकी? अमूमन जब राजनीति कोई कर रहा है और इश्यूज हैं पार्टी में, तो ये सब बातें आती हैं सामने, ये सब बातें रहेंगी, सैबोटाज और ये सब बातें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उससे। ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? हाँ, ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला उससे। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग नाराज थे, जो लोग पार्टी पहले चलाते थे, जी जी, उनकी अब उस तरह की तो पैठ है नहीं जितनी पहले थी। कहीं ना कहीं वो आपको चोट तो पहुंचाएंगे ना। उनको लगेगा कि अगर यूथ जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर उनकी तो गई दाल। मैं समझता हूँ जनता ये चाहती है समाजवादियों की सरकार बनाना। हाँ, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं बनता कि कोई हमें परेशान कर पाएगा, तकलीफ पहुंचा पाएगा। जनता ने जब मन बना लिया है, तो जनता के मन बन जाने के बाद फिर मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी बातें कोई असर नहीं। चर्चा ये है कि वो लोग चाहते हैं कि आपके विरोधियों को वोट पड़ जाए। लेकिन स्वाभाविक है, राजनीति में तो ये होगा ना कि हमारी पार्टी न जीते। लेकिन मैं समझता हूँ जनता ने मन बनाया हुआ है, किसी की बात जनता नहीं सुनेगी। एक बार फिर समाजवादी पार्टी को सब मिल करके वोट करेंगे, जिससे एक बार फिर सरकार बन जाए। एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से आया अखिलेश जी, वो ये कि ये जो आपने हिम्मत का काम किया आखिरी मौके पे, ये आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? इतने साल मैंने ही आपसे सवाल पूछे, पूरे देश ने आपसे सवाल पूछे, आप भी हमेशा बैकफुट पे बैटिंग करते, पहले ही कर देते ये। मैं ये कहता हूँ कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से कई बार फैसले लिए जाते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और तो पहले समय भी था, परिस्थिति भी सेम, परिस्थिति तो सेम थी, क्या चेंज हुआ था? मैं समझता हूँ अगर हम लोग झगड़ा कर लेते और कोई काम ना हो पाता, तो लोग कहते कि देखो इन्हें मौका मिला, इन्होंने काम नहीं किया। कम से कम काम किया। और जब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि अब इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती है, तब शायद ये पार्टी ने सबने मिल करके ये फैसला लिया। तो पिताजी फुली ऑन बोर्ड हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा नेताजी साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में थे, उन्होंने आशीर्वाद हमारे साथ है। बाराबंकी का जो भाषण था मैं सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि राहुल और अखिलेश के साइकिल पे आने से देश की राजनीति बदलेगी। क्या बदलाव देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2019 के लिए नए समीकरण लिखे जा रहे हैं इसमें? मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार होगी, और जब कभी लोकसभा का चुनाव होगा तो वो परिस्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि बीजेपी इतनी सीटें तो नहीं जीतेगी अभी यूपी में। हाँ। और आगे किस तरीके से गठबंधन, किसी तरीके से कांग्रेस का हमारा दोनों साथ है, वो आने वाली बात है। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। नहीं, क्योंकि जो अभी इंडिया टुडे का कवर है, उस साइकिल पे आगे आप बैठे, पीछे राहुल, तो 2019 की साइकिल में पीछे आप बैठेंगे, राहुल आगे? मैं नहीं समझता हूँ। मैंने हमेशा कहा मेरा कोई सपना इतना बड़ा नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊँ। मेरा दिल्ली वाला सपना नहीं है। क्यों नहीं है? मैं नहीं दिल्ली जाना चाहता। नेताजी तो जाना चाहते थे पूरे टाइम। और मैं लखनऊ में ही खुश हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ जो राजधानी दिल्ली से दूर रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है और वो ज़्यादा दिन तक राज करता है। इसलिए मैं दिल्ली से दूर लखनऊ में हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लखनऊ में हम खुश हैं। एक जो बात सरकार कहती है, बीजेपी कहती है, वो ये कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट होगी तो फिर विकास यूपी का तेजी से होगा। मैं ये कहता हूँ जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया, उनकी किस प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिया?
मध्य प्रदेश में अगर बनाओ तो बता दें, छत्तीसगढ़ में बनाओ तो बता दें, महाराष्ट्र में बनाओ तो बता दें। 18 लाख आधा काम तो बहन जी। अच्छा ये बताइए, मैंने थोड़ा ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से लखनऊ में लोगों अखिलेश के राज में काया पलट हो गया, मतलब बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे लोगों ने बोला अरे भैया बहन जी का आप क्यों श्रेय काट रहे हो, उन्होंने काम शुरू किया, अखिलेश ने उसको आगे नहीं, ये जो एक्सप्रेसवे जिसका मैं प्रचार करता हूँ ये हमारा बनाया हुआ है और जमीन लेने से लेकर के 326 नोएडा से आगरा तो पहले ही बन गया, नोएडा से आगरा बना है, आगरा की इनर रिंग रोड और आपके लखनऊ तक और लखनऊ से गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी बना रही है। तो ये बताइए आपने आखिरी 5 साल में क्या सबक सीखा जो अगले 5 साल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहें? मैं ये कह सकता हूँ कि काम करने का अनुभव मिला है, जनता अगर मुझे मौका देगी तो इससे तेज रफ्तार से काम करेगी सरकार और उत्तर प्रदेश कम से कम दूसरे प्रदेशों का उदाहरण बनेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सेक्टर में इतना तमाम काम हो सकता है। वो देखिए आपके विरोधियों के ट्रक निकल रहे हैं पीछे से, बेचारे खाली ट्रक जा रहा है, कोई काम नहीं है उनके पास बताने को। दिखाइए शॉट बनाइए पीछे ऊपर का, कोई काम नहीं है बेचारों में बताने को। हाँ ये सब सीटें हारने वाले हैं इस बार, सीटें हार रहे हैं। लखनऊ की एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे लोग। अच्छा ये बताइए टेंशन में होंगे आप थोड़े सी? आप यकीन मानिए मैं आपके साथ रिवर फ्रंट पे घूम रहा हूँ। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे जनता पे भरोसा है कि समाजवादी लोगों ने और सरकार ने जो काम किया है कम से कम उसकी एक बार फिर मदद करेंगे और बहुमत की सरकार बनवाएंगी। चलिए अखिलेश जी आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने कही, अब तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि आपकी साइकिल पे वो सवार होना चाहते हैं दोबारा या नहीं। मैं तो चाहूँगा कि साइकिल को एक और मौका दें जिससे कि हम विकास की गति और बढ़ा दें। ये विकास की गति से ही आम लोगों को लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लोगों का जीवन बदलेगा। जीवन बदलने और बदलाव लाने के लिए मैं समझता हूँ लोकतंत्र का और खासकर उत्तर प्रदेश का ये सबसे बेहतरीन मौका है जहाँ अपने मत के माध्यम से न केवल प्रदेश की जनता को बचाएंगे बल्कि देश में भी एक संदेश भेजने का काम करेंगे। चलिए अखिलेश जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल। तो ये थी अखिलेश यादव से आज की खास मुलाकात। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब बात मुंबई में बीएमसी चुनाव की। बीएमसी चुनाव में इस बार टक्कर जबरदस्त है क्योंकि हर बार की तरह इस बार शिवसेना और बीजेपी साथ में नहीं है। बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है। शिवसेना की तरफ से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खास बातचीत की है। मैं 2002 से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव देख रहा हूँ। इतनी हाई पिच कैंपेन मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पहली बार 2 बहुत बड़े दावेदार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए सामने आए हैं और केवल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं तो 10 महानगर पालिका के चुनाव और उसके साथ जिला परिषद के चुनाव भी है। लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर आ गया है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कैंपेन करी है जो आज तक मुंबई ने कभी नहीं देखी थी। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार इतनी हाई पिच कैंपेन का क्या रहस्य है। तो देवेंद्र जी सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं। ये परिवर्तन मतलब क्या आप चाहते हैं? देखिए मुंबई की जो महानगर पालिका है उस महानगर पालिका में जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन की ओर मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो ध्यान में आया कि वहाँ अपारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब क्या है? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मैं ऐसा समझता था कि मुंबई चूंकि एक कोस्टल शहर है इसलिए इसके रास्ते खराब होते हैं, चूंकि पानी यहाँ रुकता है तो पानी के कारण रास्ते खराब होते हैं। तो मैंने हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये कहा कि भाई कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देखिए, ये ढूंढिए क्यों ये रास्ते खराब होते हैं। पहले 10 रास्तों की जांच उन्होंने की। उन्होंने पाया कि 10 रास्तों में जो काम किया हुआ उसमें जो नीचे में ड्रेनेज लेवल होती है, क्रस्ट लेवल होती है, वो लेवल की लेवल गायब है। वो 254 करोड़ के घोटाले की जी बिल्कुल। तो फिर हमने 200 रास्तों का परीक्षण किया 1 साल के, जो 2445 करोड़ के रास्ते थे। इन सारे रास्तों में नीचे की क्रस्ट लेवल गायब है। तो ये गड्ढे जो पड़ते हैं इसके कारण पड़ते। ऐसे ही अगर नाली सफाई का हम ले तो नाले सफाई पर हमने अभी तक 7-8 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और नाले साफ ही नहीं हुए। जब पिछले बार उसका क्यों ये बार बार मुंबई में पानी रुकता है इसकी तरफ जब ध्यान दिया गया और नाले सफाई को की जब जांच की गई तो ध्यान में आया कि नाले से कचरा निकाला हुआ दिखाया गया और उसका ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया। जहां ट्रांसपोर्टेशन हुआ वहां पर कोई कचरा नहीं है
और ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं साहिल जी ये सुन लीजिए, बड़े बड़ी मजेदार चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन जो दिखाया गया वो ऐसे वाहनों से दिखाया गया कि जिनके नंबर दिए वो स्कूटर है, वो ऑटो रिक्शा है, वो मोटरसाइकिल है। और इससे भी भयानक ये है कि जीपीएस लगाकर मोटरसाइकिल पे और जीपीएस के भी लॉकशीट दी गई, तो ये घोटाला हुआ। डंपिंग यार्ड का घोटाला हुआ, डंपिंग यार्ड में ये घोटाला बाहर आने के बाद मुंबई का कचरा 9000 मीट्रिक टन से 8000 मीट्रिक टन हो गया। ऑक्ट्रा में घोटाला हुआ। आज देखिए मुंबई इतनी महत्वपूर्ण शहर है, देश का महत्वपूर्ण शहर है। 2100 MLD यहां पर सीवेज तैयार होता है, एक MLDB की ट्रीटमेंट नहीं है। 2006 से जिस कंपनी को काम दिया था 180 करोड़ रुपए लेकर वो चली गई और काम तो कुछ भी नहीं किया और एक भी टेंडर भी नहीं निकला अभी तक। तो मुझे यह लगता है कि यह सारी चीजों के चलते महानगर पालिका से पहले जिस समय उद्धव जी की और मेरी बातचीत हुई, चूंकि हम अलायंस में हैं तो मैं ये चाहता था कि हम अलायंस में लड़े, तो मैंने उनको कहा कि भाई कितनी सीटें आप लड़े कितनी सीटें हम लड़े, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा लड़िए। और बिल्कुल साफ तौर पर मैं बताता हूं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको लगता है कि मेयर आपका ही होना चाहिए, आप 122 सीटें लड़िए, मैं 105 सीटें लड़ूंगा, लेकिन हमारा जो गठबंधन होगा उस गठबंधन को हम एक ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा तैयार करेंगे। ये इतने घपले सामने आए हुए हैं तो कम से कम हम लोगों के सामने जाते समय ये तो कह सकने चाहिए कि हम इस एजेंडा को लागू करेंगे, आगे ये चीजें नहीं होगी। नहीं तो फिर पुराने लोगों में और हमारे लोगों में कांग्रेस राष्ट्रवादी महाराष्ट्र से गई घपलों के कारण गई, और अगर हमारी महानगर पालिकाओं में भी ऐसे घपले होते रहेंगे तो फिर जनता का हमारे ऊपर विश्वास क्यों रहेगा? आपने भ्रष्टाचार की बात की है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आमतौर पर भ्रष्टाचार में हमने देखा कि महानगर पालिका के इंजीनियर्स, अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की जाती है। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी महानगर पालिका चला रही थी उस पर कहीं ना कहीं इस पर उंगली उठती है कि वो भ्रष्टाचार को समर्थन दे रहे थे और जिसकी वजह से इतने सारे घोटाले हुए हैं? देखिए जिम्मेदारी तो आती है, और क्यों आती है मैं बताता हूं आपको। मतलब शिवसेना पर जिम्मेदारी आती है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। इसका कारण मैं बताता हूं कि देखिए आखिर में घोटाले बाहर कब आते हैं? जब ऑडिट होता है। अभी महानगर पालिका के कानून के अनुसार ये जो ऑडिट का रिपोर्ट आता है इसको स्टैंडिंग कमेटी मान्यता देती है, ठीक, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 7 साल से स्टैंडिंग कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट को मान्यता ही नहीं दी, 7 साल से ऑडिट नहीं है। मैं एक सवाल पूछ लूं यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवसेना गेम कर रही है आपके साथ में, सरकार में रहती है और एक तरफ ऐसे दिखा दिया कि वो विपक्ष में है और आपकी सरकार पर वो आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वही गेम आप महानगर पालिका में कर रहे हैं। आप उनके साथ में 20 साल से सत्ता में है, ठीक है, आपके लोग भी स्टैंडिंग कमेटी में है, आपके पास इंप्रूवमेंट्स कमेटी है, आप डिप्यूटी मेयर, आप बीजेपी के डिप्यूटी मेयर रह चुके हैं, और आप कहते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, शिवसेना इसके लिए जिम्मेदार है। और इस बताता हूं, महानगर पालिका में 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है मेयर का पद, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद। ये दोनों पद उनके पास रहे। ठीक। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे कई वाकयात मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे 1-2 लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध करने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उस प्रस्ताव को पारित किया, कभी एमएनएस के साथ गठबंधन करके प्रस्ताव को पारित किया, कभी राष्ट्रवादी से गठबंधन करके उस प्रस्ताव को पारित किया। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि उनका एजेंडा उन्होंने चलाया। जब एजेंडा चलाया तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि आपने विधानसभा चुनाव की बात की, कांग्रेस एनसीपी की बात की, और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार इसलिए की क्योंकि घोटाले में लिप्त थी। आप खुद विपक्ष में थे, आपने कई आरोप लगाए और उसके बाद आपने वादे किए थे कि उसके बाद हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और उस तरीके की कार्रवाई आपने शुरू की है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में वो रिपोर्ट पास करने नहीं दे रहे क्योंकि उसमें उन्हीं के नाम सामने आएंगे, ये डर से वो रिपोर्ट नहीं लाने दे रहे हैं। क्या आप ये वादा करते हैं कि आप राज्य सरकार के प्रमुख होने के नाते कि उस रिपोर्ट पर आप शिवसेना के नेता उसमें पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमने तो यह तय किया है कि केवल नेताओं का विषय क्या है, हम तो कानून में ही बदलाव करना चाहेंगे कि जिससे इस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट अगर आए और एक निश्चित समयावधि में अगर उसको स्टैंडिंग कमेटी मान्यता न दे तो उसको ऑटोमेटिक, मैं वो भी बता रहा हूं, आपके सवाल का बहुत पूरा साफ शब्दों में जवाब देता हूं साहिल जी में। तो पहला काम तो ये करेंगे कि ये सारे अधिकारिता दे देंगे कि डीम टू बी अप्रूव्ड, इसको करेंगे, और बिल्कुल उन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों का को दोषी पाया जाएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो या अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपका सीधा सीधा आरोप है कि शिवसेना के नेता ये सारे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है।
और इसी की वजह से ये मेरा पूछना लाजमी है कि जैसे अजित पवार पर आपने आरोप लगाया था, यार राष्ट्रवादी के नेताओं पर आपने आरोप लगाया था सिंचाई घोटाले में, जब महाराष्ट्र विधानसभा की बात हुई थी। अब जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो प्रमुख पद होता है, और आपने कहा कि कैसे पिछले दरवाजे से वो चीजें पास करवाते थे जबकि आपके लोग विरोध करते थे। तो क्या वो सारे लोग उसके लपेटे में आ सकते हैं वो जांच के? क्या आप उसकी जांच करेंगे कि भाई इसमें कौन से नेता इसमें शामिल थे, शिवसेना के कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व थे, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, किसी को फंसाने के लिए नहीं, प्रोबिटी रहे इसलिए जांच होगी, और उस जांच के दायरे में जो भी आएगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि पहली बार आपकी पार्टी की तरफ से इस कैंपेन के दौरान सीधे मातोश्री पर आरोप लगाए गए, और वो छोटे आरोप नहीं है। आरोप ये लगाए गए हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैंडल करता है, आपके सांसद किरीट सोमैया ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कुछ कंपनियां हैं जिसमें ठाकरे परिवार या शिवसेना के नेताओं का पैसा कहीं कहीं उसमें इन्वॉल्व है और उनका लिंक छगन भुजबल की केस से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जिनका नाम जिसमें हो सकता है, क्या इसको भी आप आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही सीरियस आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग। पहली बात यह है कि किरीट सोमैया ने ठाकरे परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाया। बांद्रा का माफिया कहा था? नहीं, मैं आपको बताता हूं जी। लेकिन ये बात जरूर है, कुछ कागज किरीट सोमैया जी ने दिखाए। उन्होंने कहा इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और इससे शिवसेना के नेताओं का संबंध है, और उन्होंने उद्धव जी को यह कहा कि आप बताइए कि इसमें किन शिवसेना के नेताओं का संबंध है और क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा किरीट सोमैया जी को मेरी ये सलाह है, और मैंने उनको ये सलाह दी है कि ऐसे जो मामले होते हैं ये मामले राजनीति से परे रखने चाहिए, और इनको सीधे एक छोटा एडिशन है उसमें, उन्होंने ये भी कहा है, उनको कहा है, उनको चुनौती दी है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित कर दीजिए। ये उनकी चुनौती भी दी है। उसका भी जवाब देता हूँ, पहले इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक। तो मेरी किरीट सोमैया जी को ये सलाह है, और मैंने उनको कहा है कि आपके पास जो भी कागजात है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दे दीजिए। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप सांसद हैं और मुझे लगता है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उसको देंगे। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसकी ईडी है या इनकम टैक्स विभाग है, वो उसके ऊपर जो भी काम करना है वो करेगी। जहां तक संपत्ति का सवाल है, ये विषय क्यों आया मैं बताता हूं। ये विषय इसलिए आया कि शिवसेना के एक सांसद ने ये कहा कि किरीट सोमैया के पास बहुत पैसा है, ठीक, वो अपनी संपत्ति को घोषित करे। ठीक। किरीट सोमैया ने अपनी संपत्ति घोषित की और फिर कहा कि अब मैंने की, अब उद्धव जी करे। तो उस सांसद ने फिर कहा कि अमित शाह करे, तो हमने अमित शाह जी की भी संपत्ति घोषित कर दी और फिर चुनौती दी कि उद्धव जी करे। तो ये बात कहां से आई? ये बात शिवसेना की तरफ से आई। इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट की कप्तानी से अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूर्व हो चुके हैं। धोनी ने पहले टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, फिर वनडे की कप्तानी छोड़ी और अब धोनी को आईपीएल की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी से हटा दिया गया। था कप्तान जो करिश्माई था, एक था कप्तान जिसमें टीम को जिताने का जज्बा था, एक था कप्तान जो टीम को साथ लेकर चलने का हुनर रखता था, एक था कप्तान जो मैदान पर शांत रहकर भी गहरी चाल चलता था, एक था कप्तान जो 22 गज की पट्टी पर विरोधी टीम के होश फाख्ता कर देता था। जी हां, एक था कप्तान। पहले टेस्ट, फिर वनडे और टी20, अब आईपीएल भी। आईपीएल में पुणे की कप्तानी से हटाए गए महेंद्र सिंह धोनी को हटा दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी की जगह अब ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे। आईपीएल ऑक्शन से कुछ घंटे पहले एमएस धोनी की कप्तानी छीन ली गई। उन्हें पिछले ही सीजन में धूमधाम से राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कमान सौंपी गई थी, तब जब पुणे की टीम को चेन्नई की जगह आईपीएल में जगह मिली थी। दरअसल आईपीएल के पिछले सीजन में धोनी की कप्तानी का जलवा नहीं दिखा था। 14 में से 9 मैच में पुणे टीम को हार मिली थी। लीग दौर में 8 टीमों में 7वें पायदान पर थी पुणे की टीम।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर दुनिया ने धोनी की कप्तानी का खूब जलवा देखा। एक नहीं, दो बार उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन बनाया। 4 बार उनकी टीम रनर अप में भी रही, लेकिन पुणे के कप्तान के तौर पर वो कोई कमाल नहीं कर पाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।